नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी और सभी लोग की दिवाली तो अच्छे से हो गई होगी। ठीक है। और सभी लोग फिर से फोकस करेंगे पढ़ाई पे। चलिए फिर हम लोग साइंस की 20 क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हैं और 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करिए। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा, किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और आयनीकरण ऊर्जा का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो आयनीकरण ऊर्जा का मतलब होता है कि परमाणु या अणु, है ना, तत्व है तो उसमें परमाणु और यौगिक है तो उसमें अणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है ना, तो उससे क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा। यह ऊर्जा नष्ट होती है, लगती है, उसे क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्षमता या ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी में हम अगर दाएं से बाएं की ओर जाएं, वो बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है। आयनीकरण ऊर्जा घटती है। तो अगर देखा जाए तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा किसकी होगी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो सबसे दाहिनी ओर होगा, क्योंकि हम बाएं से दाहिनी ओर जाएंगे तो जो सबसे दाहिनी ओर होगा उसकी आयनीकरण ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और ऊपर से नीचे आने पे घटती है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती होगी। तो जो सबसे बाएं दाहिनी ओर होगा और सबसे ऊपर होगा उसकी क्या होगी, आयनीकरण सबसे ज़्यादा होगी, आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है। तो इसका मतलब जो सबसे दाहिनी ओर सबसे ऊपर होता है तो क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में शून्य वर्ग का तत्व या फिर कहते हैं उसको 18वें वर्ग के तत्व, जिनको कहते हैं अक्रिय तत्व, है ना, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, हीलियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। ठीक है। हीलियम की आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे हम लोग। 2 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है एक तत्व की, देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान होंगे। परमाणु क्रमांक 20 है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि रासायनिक गुण उसके समान होंगे। तो देखो, कोई तत्व है, आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। एक ही वर्ग के तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन फैमिली हम पढ़ते हैं, है ना, हाइड्रोजन फैमिली, तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही वर्ग में आते हैं। ठीक है। अक्रिय तत्व 18वां वर्ग होता है, सब एक ही वर्ग में आते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे तक के जितने तत्व होते हैं सब में लगभग रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अब जब वर्ग में रासायनिक गुण समान होता है तो उनके वैलेंसी मतलब संयोजकता भी क्या होती है, समान होती है। तो सबसे पहले हम किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, जैसे 20 है तो 20 की संयोजकता कितनी होगी, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, 2 8, ठीक, 2 8 8 2। तो इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 2, है ना। देखो 2 8 10 8 18 2 20। तो जो लास्ट में जितने तत्व होंगे ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को वैलेंसी भी कह सकते हैं। अब 8 में अगर 8 4 से ज़्यादा है तो 8 में माइनस कर लेते हैं, 8 में घटा के, तो 2 है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 वैलेंसी किसकी है, तो सबसे पहले इसको देखो, इसमें 2 और 3, 2 और 3 इसका देखेंगे
तो इसका कितना हो जाएगा 2 8 8, इसके बाद कितना हो जाएगा 2 8 8, 10 8 18 और 18 8 26 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे तो 2 और 2, तो यहाँ पे देखो इसका अंतिम, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 और इसकी भी कितनी है 2 है। तो इसका मतलब है कि बेरिलियम, बी होता है बेरिलियम के रासायनिक गुण किसके तत्व के समान होंगे, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है। अब 20 किसकी होती है, तो 20 आपका कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक, किसका होता है 20 कैल्शियम का, और बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है। अब इनको देखेंगे तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, तो जो इसकी ट्रिक है तो उसमें कैल्शियम और बेरिलियम एक ही वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए रासायनिक गुण 20, जो परमाणु क्रमांक 20 है उसके किसके साथ समान होगा, बेरिलियम के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आ जाएंगे 3 नंबर पे, और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये जितने भी तत्व हैं ये सारे कौन से तत्व हैं, हैलोजन फैमिली में आते हैं, है ना, हैलोजन फैमिली में आते हैं। और हैलोजन फैमिली में जो 17वां वर्ग है, वर्ग 17 में, और फैमिली उसको क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। एक ट्रिक पढ़ी होगी, फिर कल बाहर INT, है ना, फिर कल बाहर मतलब ब्रोमीन, आई, है ना, आंटी मतलब एसेंटिन, तो ये सारे क्या हैलोजन फैमिली में पढ़ते हैं इनको। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणी तत्व, तो सबसे विद्युत ऋणात्मकता देखो, अगर हम पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। तो सबसे बाईं ओर जो होता है वो विद्युत ऋणी तत्व होता है, लेकिन उसमें आपका 18वां वर्ग नहीं शामिल है, क्योंकि उसके क्या होते हैं, अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, तो उससे पहले वाली 17 है ना। तो जब फ्लोरीन होता है सबसे विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो इसका आंसर तो होता है फ्लोरीन। ठीक है, क्या होता है, फ्लोरीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, किस अवस्था में, द्रवावस्था में। आयोडीन जो होता है, आयोडीन आप पता है नमक में पाया जाता है आयोडीन, इसकी कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और क्लोरीन इसी में आता है, क्लोरीन, क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, क्या होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होती है, क्लोरीन में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाएंगे हम लोग 4 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में हमसे बोला जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील का कारणवश जंगरोधी है। मतलब है कि जो स्टेनलेस स्टील आपने सुना है कि स्टेनलेस स्टील की जो वस्तुएं होती हैं उनमें जंग नहीं लगती जल्दी से, तो उसमें क्या कारण होता है, किसके कारण उसमें जंग नहीं लगती है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है तो उसमें आपका क्या क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, तो उसमें सबसे पहले होता है आयरन होता है ना, साथ में कार्बन होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, इसके बाद आपका क्रोमियम होता है। ठीक है, तो ये तो इसके मेन तत्व हो जाते हैं, घटक हो जाते हैं इसके। इसके अलावा और कई सारे तत्व होते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यही होते हैं। और इसमें अगर जंग लगने का, जंग रोधी जिसके कारण स्टील में जंग नहीं लगती है, तो वो होता है क्रोमियम। क्या होता है, क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाएंगे हम 4 के बाद 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीथेन के जलने पर क्या होता है, मीथेन के जलने पर क्या होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं मार्स गैस, मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मीथेन, इसी को कहते हैं मीथेन, इसी को मार्स गैस कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है, तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है,
दलदली क्षेत्रों में, जहाँ पे दलदल क्षेत्र होगा वहाँ पे ज़्यादा पाई जाता है। ठीक है। धान के क्षेत्र में जो गंध आती है वो किसकी होती है? मार्स गैस की होती है। ठीक है। नालियों में, और आपका जो सीएनजी होता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, उसमें भी यही पाया जाता है। आपका गोबर में यही पाया जाता है। ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो सबसे पहले मीथेन का हम फार्मूला लिखेंगे CH4। ठीक है। जलता है, जलने का मतलब है कि वो किससे क्रिया करेगा? तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? तो जब CH4 ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। CO2 प्लस H2O मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है। अब इसको अगर हमको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे H2O में 2 से गुणा कर देंगे बस। ठीक है। तो यहाँ पे जब मीथेन को जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 के बाद हम लोग आ जाएंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन ये है। 6 नंबर देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म कैसे, क्या प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन है लोहे में जंग लगने की, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। दूसरा अयस्कों में गैल्वेनीकरण, तीसरा अयस्कों से धातुओं को निकालना, और चौथा तनुकरण। देखो धातुओं में जंग लगना, तो धातुओं में जंग कई तरीके से लगती है, अन्य धातुओं में अलग अलग प्रकार की जंग लगती है। लोहे में जंग अलग लगती है। लोहे में पता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम उसमें जस्ती की परत चढ़ाते हैं ना लोहे में, जिसको जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन जहाँ पे धातु कर्म पूछा जाएगा तो धातु अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। जो अयस्क होता है मतलब और जो हम मिट्टी से खनिज निकालते हैं तो उससे धातु जो अलग करते हैं उस प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट एक प्रकार का क्या होता है? अयस्क होता है, उससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक। तो धातु कर्म क्या होता है? अयस्कों से धातुओं के निकालने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाना ताकि जंग न लगे, तो उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में है कि कठोर और मृदु साबुन के विषय में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है। कठोर और मृदु साबुन। कठोर साबुन जानते हैं, जो आपका जल के साथ क्या होता है? जल के साथ क्रिया करता है ना? तो विलेय तो होता है, आसानी से झाग नहीं देता है। ठीक है। लेकिन आसानी से क्या होता है? झाग नहीं देता है। और मृदु साबुन मतलब जो होता है नॉर्मल साबुन, ठीक, वो आसानी से झाग दे देता है। कठोर साबुन जो होता है वो सबसे पहले बना किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो कठोर साबुन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार मिक्स होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्स होता है आपका किसमें? जो मृद साबुन होता है जिससे हम नहाने वाला साबुन बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो कठोर साबुन वसी अम्लों के सोडियम लवण से बने होते हैं। कठोर साबुन सोडियम लवण से बने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें गलत बताना है। मृदु साबुन वसी अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होता है, तो ये भी सही होता है। तीसरा है कठोर साबुन जल में अधिक विलेय होते हैं जबकि मृदु साबुन जल में कम विलेय होते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट और है ऑप्शन, जंतु वसाएं कठोर साबुन के लिए और जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के लिए निर्माण होता है ना? तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर जो गलत है वो गलत है आपका सी वाला। ठीक है। कठोर साबुन जल में अधिक विलेय नहीं होता है।
हमने बताया कि जो कठोर साबुन होता है वो जल में क्या होता है, अधिक विलेय नहीं होता, कम विलेय होता है, जबकि यहाँ पे मृदु साबुन जो होता है वो ज़्यादा विलेय होता है। तो ये वाला गलत लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। जो कठोर साबुन होता है जिससे हम कपड़ा धुलते हैं, है ना, वो जल में आसानी से झाग नहीं देता है और ज़्यादा विलेय नहीं होता है, जबकि जो नहाने वाला साबुन होता है जिसको मृत साबुन बोलते हैं वो जल में अधिक विलेय होता है। ठीक है, और वनस्पति तेल से बना होता है। कठोर साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मृत साबुन में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सही युग्म की चयन करें। ठीक है, सही युग्म का चयन करें। अब सही युग्म देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन, रबड़, सेलुलोज, स्टार्च। संश्लेषित बहुलक प्लास्टिक, पॉलीथीन और नायलॉन। अर्ध संश्लेषित बहुलक रेयान, वल्कनीकृत रबड़, है ना। ऑप्शन है डी सभी। तो इसमें सुमेलित, इसमें सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें देखो, जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उसमें आपका प्रोटीन, रबड़, सेलुलोज, स्टार, ये सब प्राकृतिक बहुलक होते हैं, है ना, ये सुमेलित है, ये भी सही है। संश्लेषित बहुलक कौन कौन से होते हैं, जो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, नायलॉन होता है, ये सब संश्लेषित बहुलक होते हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल होते हैं, इनको बनाया जाता है बहुलकों को, तो ये भी सही है। और चौथा अर्ध संश्लेषित बहुलक रेयान। ठीक, वल्कनीकृत रबड़। वल्कनीकृत रबड़ का मतलब है जिस रबड़ में सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है उसको कहते हैं वल्कनीकृत रबड़। तो ये वाला भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसको याद कर लेंगे, प्रोटीन, रबड़ और सेलुलोज, स्टार्च, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन, ये सब संश्लेषित बहुलक होते हैं। इसके बाद अर्ध संश्लेषित बहुलक में रेयान, वल्कनीकृत रबड़ होता है। ठीक है, वल्कनीकृत रबड़ क्या होता है, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि रबड़ में सल्फर की मात्रा जब मिला देते हैं तो उसमें जो प्रत्यास्थता होती है और बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप एक गेंद देखते हैं, बहुत ज़्यादा रबड़ कोई है तो बहुत ज़्यादा जंप मारता है ना, बहुत ज़्यादा उछलता है, तो उसमें वो क्या होता है, वो वल्कनीकृत रबड़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम आ जाएंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु के 4 घटकों से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी है, मतलब है कि ऐसी कौन सी मिश्र धातु जिसमें 4 तत्व, मुख्य तत्व होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसमें कोई जानते हैं, सबसे पहले देखो सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, जिससे टाँका लगाते हैं। टाँका मतलब है कि शरीर में नहीं, टाँका किस में लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो किससे बना होता है, तो वो बना होता है सीसा और टिन से। पीबी और एसएन, सीसा और टिन से बना होता है सोल्डर। ठीक है, और नाइक्रोम के बारे में पता ही होगा कि जिसका उपयोग हीटर के तार बनाने में नाइक्रोम का बना होता है, हीटर का तार, और आपका प्रेस के अंदर कई चीज़ों में यूज करते हैं नाइक्रोम को। तो नाइक्रोम जो होता है इसमें निकिल, जो नाइक्रोम होता है उसमें क्या क्या होता है, निकिल होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है, निकिल क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, और साथ में आयरन होता है। इतनी चीज़ें होती हैं नाइक्रोम में। ठीक है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज का Mn होता है, और Fe आयरन, 4 चीज़ें नाइक्रोम में होती हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम ऐसी मिश्र धातु है जिसके क्या होते हैं, 4 घटक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएंगे हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, वह वस्तुएं जिसकी गंध एसिडिक और बेसिक माध्यमों में बदल जाती है। मतलब ऐसी वस्तु जिसकी जो गंध होती है, ठीक है, वो अम्ल और क्षार में बदल जाती है, अम्ल के साथ दूसरी और क्षार के साथ दूसरी हो जाती है। तो ऐसे वस्तुओं को कहते हैं ऑल फैक्ट्री संकेतक।
क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री संकेतक बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग 11 में आ जाएंगे। 11 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, मतलब है कि कौन सा सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का दांत, फ्लोराइड का भोपाल त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट का अम्ल वर्षा और ओजोन रिक्तता चर्म रोग। तो देखो ये आपस में आपने पढ़ा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होता है, और ये जब जल से क्रिया करता है H2O से तो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। ठीक है, और देखो ये जो आपका जितने भी वाहन होते हैं, वाहनों में धुएं के साथ SO2 NO2 निकलता है, और ये जब ऊपर जाता है वायुमंडल में तो जल से क्रिया करता है तो HNO3 H2O ये बना H2SO4 बनाता है, मतलब ऐसे अम्ल बनाता है जिससे पानी क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, तो वहाँ से अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध किससे हो जाएगा, अम्ल वर्षा से। ठीक, तो ये तो इसके सामने लिखा है तो गलत लिखा है। फ्लोराइड, फ्लोराइड से क्या होता है, ज़्यादा पानी में फ्लोराइड होने के कारण दांत खराब हो जाते हैं, तो इसका संबंध दांत से होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, सामने सामने गलत है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको MIC भी कहते हैं, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, 3 दिसंबर 1984 की घटना होती है भोपाल गैस त्रासदी की, है ना, तो इसका संबंध इससे होगा। ओजोन में अगर छेद हो जाता है तो उससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है, ये एकदम सामने लिखा है तो यही इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। ओजोन में अगर क्या होता है, छेद हो जाए, रिक्तता हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें सूर्य से जो आती हैं वो नीचे आ जाएंगी वायुमंडल में, और लोगों को क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाएंगे हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक, और इसके नीचे आंसर भी हैं आपका यहाँ पे। चलिए देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, सबसे पहले टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, आपको यहाँ पे कुछ नियम जो कुछ आपको दिवस पता है, जैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन जब मिलाएं इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में, तो आप सबसे पहले जो आपको पता हो उसको ज़रूर पहले मिला लें। जैसे यहाँ पे देखें नागासाकी दिवस, तो नागासाकी में बम गिराए गए थे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ठीक है, तो नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 अगस्त को, तो डी का 1 कितना हो जाएगा, डी का 1 नंबर हो जाएगा। स्पोर्ट्स दिवस कब मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को, तो सी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोटोग्राफी दिवस, तो जो फोटोग्राफी दिवस होता है इसको मनाया जाता है 19 अगस्त को, बी का कितना हो जाएगा 4, और टेक्नोलॉजी दिवस आपका 11 मई को। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा 3, तो 34-21 आपको मिलाना है, 34-21 इसको याद रखेंगे। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को, और 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो वो देखो 34-21, तो आपका 34-21 किस में है, तो आपका देखिए यहाँ पे ए वाला आंसर हो जाएगा 34-21। ठीक है, 34-21। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मिट्टी के दूषक जो मिट्टी को खराब करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, कहलाते हैं। जो खाद्य श्रृंखला को और सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, ऐसे दूषकों को क्या कहते हैं, तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं कीटनाशक। जो हम लोग कीटनाशक डालते हैं खेतों में, ठीक है, जो खेतों में कीटनाशक डालते हैं उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी मर जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला खराब हो जाती है। ठीक, क्योंकि जो नीचे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं।
तो वो भी जब मर जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक डालने से क्या होता है, उर्वरकता क्या होती है, खराब हो जाती है। एक बार तो हम अच्छा यूज कर लेंगे, उसके बाद वो मिट्टी खराब हो जाती है। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, कीटनाशक ऐसे दूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाएंगे 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्वेरियम। एक्वेरियम जानते हैं क्या होता है? एक्वेरियम एक ऐसा पात्र, क्या होता है, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां, जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? देखो, जो एक्वेरियम होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का कांच का पात्र होता है ना। इसमें आपने देखा होगा मछलियाँ, कुछ ऐसे छोटे मोटे पौधे जो उसमें देखने में अच्छे लगते हैं, उनको हम रखते हैं। तो मछलियों को जो एक्वेरियम मतलब एक छोटा सा रखते हैं, बड़ा सा भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको हम ऐसे शोबाजी के लिए रखते हैं। ठीक है, तो एक मनुष्य द्वारा कृत्रिम एक प्रकार का क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मछली को, जीवों को उस पानी में रखते हैं और छोटे मोटे पौधों को रखते हैं उसी के अंदर, जो कि वो उस देखने में अच्छे लगे। तो वो क्या होता है, तो वो एक्वेरियम जो होता है वो मनुष्य द्वारा एक निर्मित क्या होता है, निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो आंसर तो ये हो जाएगा इसका, ए वाला। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित क्या होता है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। 15 में आ जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? जैव विविधता जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जो जैव विविधता होता है वो किसी भी क्षेत्र की जितनी भी किसी भी जीव की प्रजातियां होती हैं उन सब के, क्योंकि एक जीव की बहुत सारी प्रकार की प्रजातियां होती हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक, जैव विविधता इंडिया में बायोडाइवर्सिटी, आपने बायोस्फीयर पढ़ा होगा, बहुत सारे इंडिया में है। सबसे बड़ा, सबसे पहला कौन सा है, नीलगिरी वाला, तो बहुत बड़ा 3-4 राज्यों में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैव विविधता होता है क्या, किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को बताता है। ठीक है, कोई एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें उसकी संपूर्ण प्रजातियाँ, जितनी प्रजातियाँ होती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाएंगे 16 नंबर पे। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर है कि 500 ग्राम द्रव्यमान की एक पिंड है, 500 ग्राम के द्रव्यमान का एक पिंड है और 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। अब केंद्रीय बल का मान ज्ञात करें। देखो, कोई वस्तु है ना, वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है, उसका द्रव्यमान पता है 500 ग्राम है, और उस पिंड का वो वृत्त का त्रिज्या कितना है, 100 सेंटीमीटर है, और घूम कितनी तेजी से रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, कोणीय अभिकेंद्रीय बल के फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है mv²/r होता है। ठीक है, दूसरा एक फार्मूला यही होता है, F बराबर होता है ओमेगा m²r, इसका होता है m²r। ठीक, एक ये भी होता है अब केंद्रीय बल। तो 2 फार्मूले आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे ओमेगा का मतलब होता है आपका कोणीय वेग, तो इसी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको यहाँ पे अब केंद्रीय बल निकालना है तो F बराबर कौन सा रखना पड़ेगा, दूसरा वाला फार्मूला। M कितना है, तो 5000 ग्राम है, 5000 ग्राम है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से क्यों भाग कर रहे हैं, तो 1000 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 ग्राम में इसको किलोग्राम बदलना पड़ेगा। ओमेगा कितना दिया है, 2 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और R कितना दिया है, तो R 100 दिया है, 100 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदलना पड़ेगा, तो 100 से भाग कर देंगे।
ठीक है, समझ में आ गया कि जो 5000 ग्राम है उसको 1000 से भाग करके इसको बदल लेंगे किलोग्राम में, और ओमेगा स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिज्या 100 सेंटीमीटर में है तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 से भाग कर देंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन अब केंद्रीय बल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब केंद्रीय बल कितना लगेगा 20 न्यूटन लगेगा, और दोनों फार्मूले आप याद कर लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक से आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाएंगे 17 नंबर पे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला, आ जाइए 17 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक घन वस्तु मतलब ऐसे समझ लो ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन का दर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती है? ऊष्मा चालन की दर, ठीक है, ऊष्मा चालन की दर किस पे निर्भर नहीं करती है? तो कोई ठोस वस्तु है तो उसमें उसकी घनता मतलब उसका घनत्व, ठीक है, सामग्री का आयाम, घर्षण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऊष्मा चालन जो होता है, ऊष्मा चालन जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसमें उसका चालन होता है, आयाम पे भी निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घर्षण पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऊष्मा चालन की दर घर्षण पे निर्भर नहीं करती है, आयाम पे निर्भर करती है, घनत्व पे निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाएंगे हम लोग 18 नंबर पे, और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर में है कि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? ठीक है, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय होता है? मतलब है कि ऐसे जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले, तो सबसे अच्छा प्रकार का बर्तन कौन सा होता है कि जल्दी से खाना पक जाए? तो यही हम चाहते हैं, जल्दी से खाना पक जाए। तो ऐसे जो बर्तन होते हैं उनकी निम्न विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न विशिष्ट ऊष्मा, निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, और जो ताप होना चाहिए उच्च ताप होना चाहिए, उच्च ताप चालकता। ठीक है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च ताप चालकता होनी चाहिए। तो ऐसा आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च विशिष्ट ऊष्मा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च ताप चालकता, यही सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च ताप चालकता होनी चाहिए। जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि विशिष्ट ऊष्मा निम्न होनी चाहिए, और चालकता, जो ताप की चालकता जिससे बर्तन जल्दी से गर्म हो जाए। ठीक है, तो उच्च ताप चालकता होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर इसके बाद 19 में आ जाएंगे हम लोग। 19 नंबर भी देखिए एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक ऑप्शन नीचे है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है। इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर रेखीय वेग कितना होगा? रेखीय वेग, कोणीय वेग दिया है, कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा आपको 10 रेडियन पर सेकेंड दिया है। ठीक है, उसके बाद है त्रिज्या, आर का मान कितना दिया है? 0.2 मीटर, और आपको रेखीय वेग पूछ रहा है, वी का मान पूछ रहा है। तो इसके बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध होता है कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे में त्रिज्या होता है, W बराबर V/R होता है। ठीक है, तो W का मान आपको कितना दिया है? 10 दिया है। W का मान कितना दिया है? 10 दिया है। इसके बाद है V का मान आपको निकालना है, V बटे में R का मान कितना दिया है? 0.2 दिया है, 0.2 दिया है। ठीक है, अब 2 से हम जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो V बराबर आपको कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर देंगे 0.2 में, तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ए।
2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, रेखीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे में त्रिज्या होता है इसका फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर भी एक न्यूमेरिकल ही है आपका फिजिक्स के, क्योंकि देखो जो आपका रेलवे है, रेलवे में आपका न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, और ये चैप्टर आपका तरंग से चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर मतलब क्रस्ट और 40 गर्त मतलब ट्रफ तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। सबसे पहले देखो, अगर हम कहें कि एक तरंग बनाए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे ये जो ऊपर जाता है इसको क्या कहते हैं, शिखर, मतलब क्या कहते हैं, क्रस्ट, और जो नीचे जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं गर्त कहते हैं। तो जो ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, पहले ऐसे गया और यहाँ तक, तो ये जो दूरी है इसको कहते हैं एक दोलन। इसको क्या बोलते हैं, एक दोलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से चालू हुआ और यहाँ से यहाँ नीचे गया और यहाँ तक, तो इसको एक दोलन माना जाता है। अब इसमें कहा गया कि 40 शिखर, तो 40 बार ऊपर और 40 बार नीचे। ठीक है, तो हम तो ये देखते हैं कि एक ऊपर और एक नीचे मिला के क्या होता है, एक दोलन होता है। क्या होता है, एक दोलन होता है। और तो इसका मतलब है कि जब 40 बार ऊपर 40 बार नीचे, तो दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 ही हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे मिला के एक होता है। तो जब 40 ऊपर 40 नीचे, तो इसका मतलब दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोलन की संख्या कितनी हो जाएगी, दोलन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, समय तुमको कितना दिया है, टी का मान 0.3। तो यहाँ पे आवृत्ति बताना है। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या, पर सेकेंड किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति तो पर सेकेंड किए गए दोलनों की संख्या होती है आवृत्ति। तो एक यहाँ पे दोलनों की संख्या कितनी है, 40 है, और समय कितना है, 0.3 है। तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो आवृत्ति हमारा निकल आएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे वाला तो एक 0 ऊपर हो जाएगा, 400/3। अब 400/3 को जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 दशमलव, ठीक है, 133 दशमलव कुछ करके हो जाएगा। तो 133.33 करके इसका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, 133.33 करके 33 हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी में आयाम होता है, इसी में तरंग दैर्ध्य होता है। ऊपर वाले जैसे यहाँ पे किन्हीं दो सुरंगों के बीच की दूरी या किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। इसी में आयाम होता है माध्य स्थित अधिकतम विस्थापन, ये माध्य लाइन होता है, यहाँ से ये जो दूरी होती है आपका, इसी को आयाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं आज के। और कैसे लगे क्वेश्चन, रेलवे के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मेन तो फिजिक्स ही है और न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए साइंस में सबसे ज़्यादा रेलवे के लिए साइंस इम्पोर्टेंट है, साइंस ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।